हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तन्वर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम आपकी आने वाली पात्रता परीक्षाओं के लिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और जिनको विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा, और चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, सही वाला सही क्यों है और जो ऑप्शन गलत है तो गलत क्यों है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। देखते हैं पहला ऑप्शन, जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। देखिए, जब से CCE लागू हुआ, जब से परीक्षाओं का बोझ बच्चों के मस्तिष्क से कम कर दिया गया है कि परीक्षाओं की वजह से बच्चे अधिक नहीं सीख पाते, उनको परीक्षाओं का भय और डर होता है। इसलिए संज्ञानात्मक विकास में परीक्षाओं का आयोजन प्रभावशाली नहीं हो सकता। नंबर 2, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। देखिए, शिक्षा में रोज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए बदलाव आ रहे हैं, तो हम पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, कि बच्चों को समृद्ध वातावरण, मतलब यहाँ पे प्रिंट मीडिया है, रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर वगैरह, इस टाइप का वातावरण है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट उनके पास हो, विविधतापूर्ण, अलग अलग समाज के, संस्कृति के, रीति रिवाजों के बच्चे हों, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हों। यदि ऐसा वातावरण बच्चों को कक्षा मिलता है तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिक विधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होता है। संज्ञानात्मक विकास के लिए आपको समाज में रहकर ही सीख सकता है, व्यक्तिगत गतिविधियां देंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास खाली स्थान है, मानव विकास होता क्या है। मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मानव विकास जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, वृद्धि और विकास दोनों होती रहती हैं, तो दोनों का ही प्रोडक्ट है, तो आंसर आएगा इसका फोर्थ, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यदि आपको इन दो शब्दों का अर्थ पता है तो आंसर आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। प्रकृति होता है नेचर, जैसे जिसका व्यवहार है, अनुवांशिकी माता पिता से मिलने वाले गुण, और पोषण जैसा वातावरण है, तो आंसर बनेगा इसका फर्स्ट, आनुवांशिकी एवं वातावरण। चौथा, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, किसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता सामाजिकरण का। स्वास्थ्य क्लब में जाओगे तो लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे एक दूसरे को, परिवार भी है, इको क्लब भी है। सार्वजनिक पुस्तकालय इसका आंसर होगा, क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर लोग किताबें पढ़ते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, शांति होती है, तो आंसर बनेगा इसका 4, सार्वजनिक पुस्तकालय। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलुओं की उपेक्षा की जाती है, इसको इग्नोर किया जाता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पहली बात तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, और उनका मानना है कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा ही बालक ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सारा कुछ आ गया, आपका अंत्यक्रिया शब्द आया था, परिभाषा द्वारा बताने पर वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। और क्या कहा था उन्होंने, सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा बालक सीखता, और अंत्यक्रिया होगा भाषा के द्वारा, तो अपना आंसर होगा इसका थर्ड, जैविक को वो उपेक्षा करता है, इसको में ज़्यादा महत्व नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था हैं, और चारों अवस्थाओं को यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन सी हैं। सबसे पहला इंद्रिय जनित 0 से 2 साल तक, पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 साल तक, मूल सक्रियात्मक 7 से 11 साल तक, और अमूल सक्रियात्मक स्तर 11 साल से ऊपर होता है। तो यहाँ पे कौन सा कह रहा है कि जब बच्चा आँख, कान, अपने आप के शिशु शब्द जुड़ा हुआ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अपने आप आ जाएगा। ये सारी सारी आँख हैं, कान है, ये सारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय जनित गामक स्तर हो जाएगा 0 से 2 का कह रहा है,
और अपने आप यहाँ पे शिशु शब्द लिखा हुआ है और शिशुवस्था इसी में आएगी। तो आंसर बनेगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका आएगा सहयोग की नैतिकता। सहयोग की नैतिकता ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? पहले देखिए स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। हमें ये पता होना जरूरी है कि वो 3 स्तर कौन कौन से थे। तो एक बार देखते हैं। एक तो होगा विश्लेषणात्मक, दूसरा सृजनात्मक और तीसरा व्यवहारिक। स्टर्नबर्ग का बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत था, उसमें 3 स्तर थे, 3 सिद्धांत थे, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। तो कौन सा रूप है? व्यवहारिक इसका आंसर हो जाएगा। 3 कौन कौन से बताए थे? विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि का या बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो इसका आंसर आएगा आपका एल्फ्रेड बिने। किसने किया था? एल्फ्रेड बिने ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला क्या? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उनमें हेरफेर करना। दूसरा सही व धारा प्रभाव बोलना, जानना, समझना व लिखना, व्याकरणों के नियमों दक्षिण। देखिए ये तो ऑप्शन आप काट दीजिए देखते ही। व्याकरण के नियमों में हमें कहीं भी दक्षिण नहीं होना, चाहे आप इंग्लिश की बात करेंगे, चाहे हिंदी की बात करें, किसी और की बात करें, व्याकरण की बात करें, परिभाषाओं की बात करें, कोई परिभाषा में ना याद करनी है, ना किसी को नाम नियमों में दक्ष होना है, उसे डेली यूज़ करना है, हम इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। जानना, समझना व लिखना। देखिए ध्वनि और लिखना और किसी के लिए लिखना भी संभव नहीं है। तो सही व धारा प्रभाव बोलना, ये भी हर कोई व्यक्ति सही धारा प्रभाव नहीं बोल सकता। ध्वनि होती है जिसमें बात अपनी कोई बातों को, मैसेज को दूसरे तक पहुंचा सके। तो ध्वनि संरचना में चिंतन करना व उनमें हेरफेर करना, ये इसका राइट आंसर होगा। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, जेंडर बायस या जेंडर के आधार पर भेदभाव करना, उसके बारे में टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में इसमें से मिलेगा। जेंडर बायस क्या कहता है कि हम विद्यार्थियों का उनके लिंग के आधार पर विरोध अंतर नहीं कर सकते। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभावित तो करता है। यदि बच्चों के साथ लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव किया जाए तो कहने के अंतर पड़ता है। अगला क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। यदि लिंग के आधार पर बच्चों में, विद्यार्थियों में अंतर किया जाएगा तो उनसे उनके परफॉर्मेंस और उनका अधिगम बिल्कुल प्रभावित होगा। नंबर 3, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन कारण बन सकता है। उन्हें वृद्धि हो कोई जरूरी नहीं है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। देखिए हम किसी भी समुदाय को, किसी भी सिस्टम को एक ग्रुप में नहीं बांट सकते कि महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा करते हैं ऐसा, या पुरुष क्या करते हैं महिलाएं करती हैं, ऐसा किसी के बारे में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो आंसर बनेगा इसका सेकंड। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। कक्षा कक्ष में कहीं भी हमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? इनमें से किसके द्वारा हम सीख सकते हैं? देखिए जब सीखते हैं तो हमारी सारी जितनी ज्ञानेंद्रिय हमारी यूज होंगी उतना ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, और देख करके ज़्यादा अच्छा सीखा जाता है। तो चाक्षुष विजुअलाइज के बारे में बात कर रहा है, विजुअल जो मेथड है उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। जबकि संग्रहण करना, तथ्यात्मक तो आएगा ही, फैक्चुअल तो करना ही नहीं है। स्पर्श संग्रहण सबसे अच्छा तरीका इसमें चाक्षुष है, विजुअल करना है, चीज़ों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है कि अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है या क्या कर रही है? देखिए यहाँ पे सीखने के आपको 4 स्टेप दिए गए हैं। पहला दिया गया है सीखने का आकलन। सीखने का आकलन क्या कहलाता है आपका? असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
यदि सीधी सीधी बात करें, जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि फाइनल एग्जाम होते हैं, जो विद्यालय में न होकर के दूसरे सेंटर पर होते हैं और जहाँ बच्चों को सिर्फ फेल और पास किया जाता है, उनका परिणाम दिया जाता है, वहाँ पे कोई निदान नहीं किया जाता। ये वो सीखने का आकलन, यानी कि ऐसे कह सकते हैं, समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं, यानी कि परीक्षा केंद्र पर नहीं होता है, ना इसका कोई निदान होता है, ना कोई इसका उपचार होता है। जैसे कि बोर्ड की परीक्षा हो गई, बच्चा फेल हो पास हो, उसके बाद अध्यापक उसका कोई निदान और उपचार नहीं करेगा। नंबर 2 कह रहा है सीखने के रूप में आकलन। इसको हम अपने एक तरीके से स्व आकलन कह सकते हैं। विद्यार्थी खुद काम करता है, जहाँ उसको प्रॉब्लम आती है वहाँ भी अध्यापक से वो सहायता लेता है। ये है। आगे कह रहा है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन ये बात आती है, आपका होता है FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे आप कह सकते हैं आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, अध्यापक एक पर्टिकुलर चैप्टर को या टॉपिक को पूरा कराएगा, उसके बाद उसकी परीक्षा लेगा और देखेगा कि बच्चों ने कितना सीखा है, कहाँ कमी रह गई है, क्या मेथड चेंज करना है, कितना सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है, मैं अपने उद्देश्य में कितना सक्सेस रहा हूँ और बच्चे कितना सीख पाए हैं। आगे कह रहा है सीखने के समय आकलन। यहाँ पे आएगा बालक अपना अधिगम स्वयं करता है और उसे जो ना आए उसके बारे में खड़ा होकर उपचारात्मक अधिगम की मांग करता है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसमें? इसका आएगा तीसरा, सीखने के लिए आकलन, कि अध्यापकों का खुद तैयार कर रहा है, उनका निदान भी करेगा और उपचार भी करेगा। तो आंसर बनेगा 3, सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 14, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनके लिए सीधा आंसर एक है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। बाकी देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है। पहली बात तो अध्यापकों पर कोई बोझ नहीं माना जाता है, क्योंकि उन्हें सोमवार को परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं कि हर सोमवार को परीक्षा लेगा या ऐसा कुछ, यह ऑप्शन नहीं बनता है। उन्हें प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। एज इंडिविजुअल नहीं हो सकता, रह के बच्चों क्लास में देगा और सब मिलके करेंगे उसको। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवर्तियों का आकलन करने के रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। यह हमेशा संभव नहीं होता है। तो आंसर बनेगा 4, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको छोटे छोटे 2-3 टॉपिक क्लियर होंगे। ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? ग्रेड और अंक कैसे अलग हैं? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन उसे कहते हैं जिसमें मान के चलिए आपसे कहा कि ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल करने पर 18 आता हो। तो एक बच्चा तो 1 गुना 18 कर देगा, दूसरा 2 गुना 9 कर देगा, तीसरा 3 गुना 6 कर देगा, एक 6 गुना 3 कर देगा। तो बहुत सारे तरीके हो गए। तो ये आपका अपसारी चिंतन हो गया। यह आपका अपसारी चिंतन है। और मुक्त अंत वाले प्रश्न इसी कैटेगरी में आते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। और जो बच्चा सृजनात्मक है उसके अंदर अपसारी चिंतन काम करता है, या जिस बच्चे का अपसारी चिंतन है उस बच्चे में कैसे होगी? उस बच्चे में सृजनात्मकता होगी। विश्लेषण हो गया। दोनों चीज़ों, अंकों का और ग्रेड का, दोनों का कंपैरिजन करेगा, दोनों के मेरिट्स डिमेरिट्स देखेगा, अच्छाई बुराई देखेगा, विश्लेषण करेगा, देखे तब बता पाएगा ये अच्छा, दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मुक्त अंत, जैसे आपने अपसारी चिंतन के बारे में बात कही थी, वो इसी में आ जाता है। समस्या का समाधान करने वाला होगा, लेकिन इसमें समस्या समाधान वाली कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पे आएगा आपका अपसारी चिंतन, विश्लेषणात्मक। विश्लेषण कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा? विश्लेषण करेगा कि दोनों में क्या अच्छाई क्या बुराई, कौन अच्छा है कौन सा बुरा, ग्रेडिंग क्या होती है और अंक सिस्टम क्या होता है। तो विश्लेषण करेगा तो उसका आंसर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। छात्राएं, यहाँ पे जेंडर बायस के बारे में बात की गई क्वेश्चन में। लिंग के आधार पर चीज़ों को अंडरएस्टिमेट करना या अलग से परियोजना बनाना। पहला, छात्राएं लड़कियों के बारे में कह रहा है, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हो सकते हैं कुछ लड़कियां गणित में होशियार हैं, कुछ लड़के होशियार हैं, कुछ लड़की कमज़ोर हैं, कुछ लड़के भी कमज़ोर हैं। तो लड़कियां ऐसा करती हैं कि अच्छे से सीख तो लेती हैं लेकिन तर्क वितर्क नहीं कर पाती। ऐसा नहीं कर सकते। छात्राएं भी खूब तर्क वितर्क करती हैं, और ये तर्क वितर्क की कमी छात्रों में होगी या छात्रा में होगी, बॉयज़ में होगी, गर्ल्स में होगी, ऐसा कोई भी निश्चित नहीं कर सकता।
अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ठीक है, जैसे लड़के सीखते हैं ऐसा ही लड़कियां सीखती हैं। इसमें लिंग का गणित सीखने पर या किसी भी कार्य करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक, देखिए तुलना कर रहे हैं यहाँ पर कि लड़कों में कुशलता ज़्यादा होती है, लड़कियों में कम होती है, नहीं कह सकते इसके बारे में, गलत तरीका है। जेंडर के आधार पर इनमें अंतर हम नहीं कर सकते। भाषिक और संगीत संबंधी क्षमताएं रखती हैं कि संगीत की जब बात आएगी, गीत की गाने की बात आएगी और भाषा की बात आएगी तो इन सब चीज़ों में लड़कियां अच्छी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सब लड़कियों पे सब काम आते हो, ये लड़के ही कर पाएँ, ये लड़कियां ही कर पाएँ। जेंडर बायस है, कोई भी काम कोई विद्यार्थी कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सेकेंड, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। किसी भी विषय का उनके जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग हर पेपर में आपको 1 2 3 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। किसी में 2 किसी में 3 आ जाता है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास खालिस्तान संबंधित है। देखिए जहाँ पर पढ़ने में कठिनाई क्या बात आएगी, पठन विकार जहाँ भी आएगा वह आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। पठन विकार कहलाता है आपका डिसलेक्सिया। कैलकुलिया होती है, कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पर गणित के जमा घटा गुना भाग कैलकुलेशन से दिक्कत आती है और डिसकैलकुलिया होगा। ग्राफिया होता है चित्रण करना है, ग्राफ बनाना, ग्राफिक्स करना, लिखना। तो जहाँ लेखन विकार है वहाँ पे आपका डिस्ग्राफिया आएगा। नीचे लिखा है डिस्प्राक्सिया। इसमें लेखन, पठन और गणना करने और बोलने संबंधी विकार है, यानी कि शारीरिक कौशल संबंधी कोई भी विकार है बच्चे के अंदर तो उनको क्या कहा जाएगा, डिस्प्रेक्सिया कहा जाएगा। डिसलेक्सिया सिर्फ पठन विकार है, डिस्कैलकुलिया गणित का विकार है, डिस्ग्राफिया लेखन विकार है और ये सारे हैं या कोई और शारीरिक विकार है तो वह आपका डिस्प्रेक्सिया में आएगा। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। अब देखिए आपने समावेशी शिक्षण पढ़ा होगा, तो समावेशी शिक्षण में सामान्य विद्यार्थी हो, विशेष विद्यार्थी हो, दिव्यांग विद्यार्थी हो, कैसा भी विद्यार्थी हो, हर एक कोई विद्यार्थी को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है। तो वहाँ समावेशी है और यहाँ पे क्या कहा गया है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। तो इस किसका कह रहा है, आपका समावेशी शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खालिस्तान के साथ संबंधित तत्व हैं। प्रभावपूर्णता है, व्याख्या है, मौलिकता है और लचीलापन है। ये किस निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रतिभा है। ये प्रतिभा है, या कैसे कह सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो उसमें सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, तो प्रतिभा आएगा। अब सारी यह गुण है चिंतन इसके अंदर नहीं है जी। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को खालिस्तान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों को किस पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, याद करना, समृद्ध करना, नहीं समझना, सृजन करना, क्रिएटिविटी। प्रतिभाशाली बच्चा क्रिएटिव हो सकता है, सृजनात्मकता उसके अंदर होगी। तो प्रतिभाशाली बच्चों को सृजन करने से जुड़े प्रश्नों को हल करने के लिए अधिक से अधिक समय दिया जाना चाहिए या दिया जा सकता है। गणित में अधिगम निरोगता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद लिखा है आपका डायग्नोस्टिक, निदानात्मक, स्क्रीनिंग टेस्ट और उपलब्धि, अचीवमेंट टेस्ट। क्या अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट ले लीजिए या एटीट्यूड टेस्ट, उनका टेस्ट ले लीजिए। सबसे मेन चीज़ निदानात्मक, जब तक आपने अभिक्षमता परीक्षण कर लिया, उसका स्क्रीनिंग कर लिया, उपलब्धि कर लिया, जब तक अध्यापक ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, देखा नहीं कि क्या किया था, क्या नहीं किया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या सुधार करना है, कहाँ कमियां रह गई हैं, तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन होगा इसका निदानात्मक परीक्षण। चित्र सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। चित्र सिद्धांत यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैप्स खालिस्तान की अवधारणा को की समझ बढ़ाते हैं। विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण को बढ़ाते हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करते हैं। अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करते हैं। अध्ययन के लिए और चौथा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बनाते हैं।
आंसर इसका चौथा होगा। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही। देखिए पहले तो एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का एक लाइन समझ लेते हैं कि इनका मानना है कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपने से बड़े या दूसरे लोगों को देखकर सीखता है। बच्चा जैसी भी एक्टिविटी कर रहा है अपने मदर, अपने फादर, ब्रदर, टीचर से, अड़ोसी पड़ोसियों को देख करके उनको सीखता है। और हम सब लोग जो भी हमारी पर्सनैलिटी है वो किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित है। तो बंडूरा भी इसी चीज़ को कहता है। अब देखिए क्या चीज़ है कि क्या कहना चाह रहा है कि जो कुछ भी बच्चा सीखता है या हम सीखते हैं, हमने सीखा था, हम दूसरे लोगों से प्रभावित होकर लोगों को सीखा था कि वो जैसा वो है ऐसा हम बोलना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, ऐसा हम अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं, ऐसे हम कपड़े पहनते हैं। तो ये कौन सा, एल्बर्ट बंडूरा का ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। तो यहाँ पे आ गया अपना बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण की मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। जैसा देखते हैं वैसे ही उसको फॉलो करते हैं। निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात कर रहा है। ये होती है आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर बात कर रही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर आपकी आगमन विधि शामिल है। सामान्य से विशिष्ट की बात करेंगे तो निगमनात्मक है, और विशिष्ट से सामान्य की बात करेंगे तो आगमनात्मक है। सामान्य से विशिष्ट निगमनात्मक, विशिष्ट से सामान्य आगमनात्मक होगा। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास द्वारा उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करती है। यह विचार खालिस्तान द्वारा किया गया। जितना अभ्यास हम करेंगे उतनी हमारी त्रुटियां कम होंगी। और इसी के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो किसका आएगा यहाँ पर, एल थॉर्नडाइक इसका आंसर होगा, एल थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। याद करना, चीज़ों को याद करना है ही नहीं, एजुकेशन में कहीं नहीं करना है इनको। गति प्रक्रमण विचार करना, ये समानुभूति देना, ये है समानुभूति देना, ये इसका आंसर होगा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है, ये अभिप्रेरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, अभिप्रेरण कहलाएगा, अभिप्रेरण। 28, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत्य बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत्य बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता और उत्प्रेरणा। आंसर होगा इसका आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत्य बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। आवश्यकता है, तो ये प्रेरणा ली जाएगी और प्रेरणा दी जाएगी। खालिस्तान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। वो कौन सी है आपकी, भावात्मक अभिप्रेरणा है। कौन सी, भावात्मक अभिप्रेरणा है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, ना तो अनुत्तीर्ण होने का एजुकेशन में है, ना कहीं प्रतियोगिता है, ना कहीं दबाव की बात होती है। सकारात्मक जो आएगा, सकारात्मक प्रकार आएगा आपका अर्थपूर्ण संबंध। जो बच्चों को चीज़ सिखाई जा रही है वो अर्थपूर्ण हो, उनके जीवन से जुड़ी हो, उनका जीवन में उनका कहीं प्रयोग होना चाहिए। तो आंसर आएगा इसका थर्ड, अर्थपूर्ण संबंध। यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को एक दो बार और देखें, हर बार आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।